अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस की। सबसे पहले तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर है पेज नंबर 6। सही, आज हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन टॉपिक की बात करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया, क्योंकि आज हमारा दूसरा लेक्चर है। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, इसका नाम था व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या होती है। हमने कोशिश करी थी कि जानने की कि साइंस वाकई क्या होती है। हमने बताया था कि साइंस जो है वो एक बहुत वसी स्टडी है, इसको एक ही लाइन में डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर किया जाए तो साइंस इज़ द स्टडी ऑफ एवरीथिंग। इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। सही, कि पूरी कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनका इल्म जो है वो साइंस है। फिर हमने बात करी थी साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेज, और जब सबकी बात कर ली, एवरीथिंग की, पूरी यूनिवर्स की बात कर ली है, तो फिर तो हर चीज़ की जो है वो ज़मीन, आसमान, दरख्त, इंसान, हैवानात, सारी चीज़ें फिर जाएगी हिसाब से जो है साइंस किया गया था डिफरेंट साइंस के अंदर। फॉर एग्जांपल जियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और भी बहुत सारी साइंस की ब्रांचेज मौजूद हैं। मैंने कहा था कि आपने घर जाके सर्च करना है, डिस्कस करना है, और उम्मीद है कि आपने किया होगा। आज टॉपिक पर आने से पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं एक छोटे बच्चे की, जिसका नाम था कार्ल। सही, तो आज हम शुरुआत करते हैं कहानी से, कार्ल की कहानी से, कि उस छोटा बच्चा जो स्वीडन में पैदा हुआ और जिसका नाम कार्ल था, उसकी कहानी में ऐसा क्या ख़ास है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। सही, तो कार्ल जो है आपके पास एक छोटे बच्चे का नाम था जो स्वीडन में पैदा हुआ। बचपन से ही कार्ल को जो है वो पौधों से, फूलों से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा लगाव था कार्ल को, कि वो बड़े अच्छे लगते थे उसको फूल, मुख्तलिफ़ रंगों के फूल और मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उसको बड़े पसंद थे कार्ल को। कार्ल जब 5 साल का हुआ तो कार्ल ने जो है वो अपने ही घर में एक थोड़ा सा बाग बना लिया, छोटा सा बागीचा बना लिया, और कार्ल ने अपने उस बाग के अंदर पौधे लगाना शुरू कर दिए, सिर्फ 5 साल की उम्र में। 5 साल का बच्चा, उसका नाम कार्ल था, उसे इतनी मोहब्बत थी प्लांट से कि उसने अपने घर में छोटा सा बाग बना लिया, थोड़ी सी जगह बना ली, और वहाँ उसने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स उगाना शुरू कर दिए। इसी के साथ साथ जब कार्ल 8 साल की उम्र को पहुंचा तो उसने अपने वालिद की मदद के साथ प्लांट्स लगाना शुरू किया, और उस वक्त 8 साल की उम्र में उसके बागीचे में 400 किस्म के प्लांट्स मौजूद थे। एक बहुत ही बड़ी बात है कि 8 साल के बच्चे के बाग में 400 किस्म के प्लांट्स मौजूद हैं, और सिर्फ प्लांट्स मौजूद नहीं हैं, बल्कि कार्ल इतना माहिर हो गया था कि उन 400 किस्म के प्लांट्स के फीचर्स कैसे हैं, प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, वो सब बताना था अपने फादर को। उसे बड़ा पता था कि जो है ये जो प्लांट मैंने लगाया है ये कैसा है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके लीव्स कैसे हैं, इसके फ्लावर्स कैसे हैं, ये कब जर्मिनेट करेगा, इसका कौन सा सीज़न है फ्रूट्स लगने का इसके अंदर, और ये सारी बातें वो अपने फादर से डिस्कस करता था, शेयर करता था। इस दौरान क्या हो रहा था कि इतने सारे प्लांट्स जब वो लगा रहा था, उनको स्टडी कर रहा था, तो उसकी, उनको देख रहा था, तो उसकी ऑब्जर्वेशन की जो सलाहियत है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। जो उसका गौर व फ़िक्र करने का जो प्रोसेस था, सलाहियत थी, तो उन चीज़ों को सोचता था, चीज़ों को देखता था, प्लांट्स को समझता था, उनके फीचर्स देखता था, कंपेयर करता था, सिमिलरिटीज़ चेक करता था, डिफरेंशिएट चेक करता था। सो जो है इस दौरान उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि जो उसके दोस्त यार थे, उसके जो दोस्त थे, क्लास फेलोज़ थे, वो उसको माहिर नबातात कहते थे, यानी प्लांट्स का माहिर, बॉटनिस्ट कहते थे उसको वो। जब उसके टीचर्स ने देखा कि भाई कार्ल को इतनी जो है वो लगाव है साइंस के अंदर, प्लांट्स इज़ आल्सो पार्ट ऑफ जो है वो साइंस की स्टडी में ही आते हैं, प्लांट्स अगर स्टडी की जाए। जब उसके टीचर्स ने देखा, साइंस टीचर ने, जैसे कि मैं आपका साइंस टीचर हूँ, तो उसने देखा कि जो है इतना जो है लगाव है कार्ल को प्लांट्स से, और इतनी इसके अंदर लगन है चीज़ों को जाँचने की, चीज़ों को खोजने की, तो उसके टीचर ने उसके फादर से कहा कि आपके बेटे को तो बड़ा जो है साइंस में इंटरेस्ट है, आप ऐसा करें, आप इसको अप्सरा यूनिवर्सिटी भेज दें ताकि वहाँ अच्छी जो है वो तालीम हासिल हो। ये बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है रिसर्च के हवाले से, और इसमें बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। उसके फादर ने यही किया। जब उन्होंने भी देखा कि मेरे बेटे को इतना जो है वो इंटरेस्ट है प्लांट्स को स्टडी करने में, तो उन्होंने जो है वो उसको वहाँ अप्सरा यूनिवर्सिटी भेज दिया, और वहाँ जाके कार्ल ने पढ़ना शुरू कर दिया।
अब हुआ ये कि कार्ल को तो वहाँ मिल गई बहुत बड़ी लाइब्रेरी जहाँ हर प्लांट की नॉलेज मौजूद है। तो अब जो है वो एक तो उसका बागीचा था और अब उसको इतनी बड़ी इल्म का समंदर, इतनी बड़ी लाइब्रेरी मिल गई यूनिवर्सिटी की कि जहाँ वो अब हर चीज़ मालूम कर सकता था, जहाँ वो हर चीज़ की खोज लगा सकता था। जो सवाल उसके जहन में आता था वो उसको वहाँ लाइब्रेरी में जाके किसी भी बुक के अंदर ढूंढ लेता था। तो इस तरह कार्ल को बड़ा मज़ा आने लगा अपना, और उसका इंटरेस्ट बढ़ गया साइंस की तरफ। लेकिन फिर हुआ यूँ कि हमारे पास कार्ल के पास पैसे ख़त्म हो गए, कार्ल के पास रकम ख़त्म हो गई और अब वो मज़ीद अपने अखराजात उस वहाँ पर उस नई जगह पर नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। तो फिर कार्ल थोड़ा बर्दाश्ता हो गया, उसने नहीं भाई अब तो मैं ये नहीं कर सकता काम, अब तो पैसे नहीं है मेरे पास, तो अब तो छोड़ दो स्टडी, अब तो हो गई सारी रिसर्च, चलो वापस चलते हैं। और कार्ल की ये मायूसी देख कर जो वहाँ के प्रोफेसर थे उन्होंने कार्ल को कहा नहीं, अभी नहीं, आपने अब तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप कैसे जा सकते हैं भाई, आपने अभी थोड़ी ना हिम्मत हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है आपने अभी काम करना है और अपने मकसद में कामयाब होना है। तो कार्ल के जो प्रोफेसर थे उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया कार्ल को, ऐसी बातें बताएंगे, कार्ल की हिम्मत बढ़ाई बहुत ज़्यादा, और कार्ल ने फिर हिम्मत आ गई उस बच्चे में, उस नौजवान जो अब हो चुका था उसमें फिर हिम्मत आ गई और उसने फिर अपना काम शुरू कर दिया। और वो तब तक मेहनत करता रहा जब तक उसने कोई अपना नाम नहीं बना लिया, उसने अपनी एक पहचान नहीं बना ली। और आज हम जानते हैं कार्ल को, कार्ल जिसकी मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कार्ल लिनेयस जिसका पूरा नाम है, जिसे हम सब जानते हैं, कार्ल लिनेयस एक माहिर बॉटनिस्ट जिन्होंने बॉटनी की फील्ड में, प्लांट्स की फील्ड में बेतहाशा जो है अपनी खिदमत पेश की। और बहुत सारे कामों में उनका जो बहुत ही बड़ा मेन काम जिसे लाजमी स्टडी किया जाता है वो ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म। जो आज हम दर्जा बंदी पढ़ते हैं किताबों के अंदर, ग्रुपिंग पढ़ते हैं जानदारों की, भले वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो कार्ल लिनेयस की ही बनाई हुई है। सही है। जो हम साइंटिफिक नेमिंग की बात करते हैं कि साइंटिफिक नेम किस तरह देना है, ये आइडिया कार्ल लिनेयस का ही था। तो कार्ल लिनेयस ने इतनी सारी लगन, इतनी सारी मेहनत के बाद ये मुकाम हासिल किया। ये कहानी थी कार्ल लिनेयस की, एक छोटा सा बच्चा जिसे पैदाइश से थोड़ा बड़ा होने के बाद ही प्लांट से इतना लगा हुआ प्लांट से इतनी मोहब्बत हो गई कि वो प्लांट की खोज में निकल गया और एक माहिर साइंसदान बन गया, एक माहिर नबातात बन गया। आपको ये कहानी बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो कोई खलाई मखलूक नहीं होते। जो साइंटिस्ट होते हैं वो कहीं और दुनिया से नहीं आए हुए होते, बल्कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो हमारी तरह एक आम इंसान होते हैं। जिस तरह मैं और आप एक आम इंसान हैं, इस तरह साइंटिस्ट भी एक आम इंसान होते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि उनके सोचने का तरीका अलग होता है, दुनिया को देखने का तरीका अलग होता है। जिस तरह से मैं और आप सोचते हैं, जिस तरह से हम लोग चीज़ों को कैरी करते हैं, वो इस तरह से नहीं लेते। वो अलग ही अंदाज से चीज़ों को देखते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको सोचते हैं और डिफरेंट काम जो है वो करते हैं। मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन का ये कहना है कि आपके पास पैदाइशी तौर पर हर बच्चा साइंटिस्ट होता है। जब एक न्यू बॉर्न बेबी दुनिया में आता है तो वो साइंटिस्ट होता है, लेकिन वो साइंटिस्ट असल में बनता कब है? जब वो बड़े होने तक अपनी उन सलाहियतों को जो अल्लाह ताला ने दी हैं, जो खुदा ने उसे दी हैं, उनको बरकरार रखे। अगर वो उन सलाहियतों को बरकरार रखने में कामयाब हो जाता है तो वो साइंटिस्ट बन जाता है, या अगर वो कहीं बचपन में उन सलाहियतों को छोड़ देता है तो फिर वो साइंटिस्ट नहीं बनता, बल्कि वो एक आम इंसान बन जाता है। सही है। तो साइंटिस्ट और एक आम इंसान में फ़र्क सिर्फ साइंस का ही है। जिसको शौक़ है, जिसमें लगन है, चीज़ों की खोज लगाने की, चीज़ों को सोचने की, सवाल करने की, सवाल उठाने की और फिर उसका जवाब ढूंढने की जो लगन है, वही एक आम इंसान को एक साइंसदान बनाती है। सही है। तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये आम इंसान ही होते हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका आम इंसान से बहुत ही मुख्तलिफ होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपनी किसी भी काम के दौरान, किसी भी रिसर्च वर्क के दौरान, कोई भी चीज़ वो जो कर रहे हैं उसके लिए वो एक ख़ास तरीका अपनाते हैं, जिसका उन्होंने नाम दिया है साइंटिफिक मेथड। क्या नाम दिया है? साइंटिफिक मेथड, जिसकी बात हम आज करने वाले हैं आपसे कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो साइंटिफिक मेथड एक्चुअली वो सिस्टमैटिक मेथड है, वो तरीक़ेकार है जो कोई भी साइंसदान अपनाएगा। कब? जब वो कोई रिसर्च कर रहा हो
या जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो वो इस मेथड को अपनाता है। साइंटिफिक मेथड के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करनी होती है। किसी भी स्टेप को आप स्किप नहीं कर सकते या किसी भी स्टेप को जंप करके आप अगले स्टेप पे नहीं जा सकते। किसी भी स्टेप को आपने स्किप कर, ये वाला कल करेंगे, नेक्स्ट से मूव कर गए, ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको मरहला दर मरहला ही आगे बढ़ना होता है और वही फिर काम जो है वो ईज़िली उसके नताइज अच्छे निकलते हैं। तो साइंटिफिक मेथड की अगर बात की जाए तो इट्स अ सिस्टमैटिक मेथड, एक सिस्टमैटिक मेथड है। कौन फॉलो करेगा? फॉलो बाय द साइंटिस्ट। जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो इस मेथड पे ही काम करते हैं। कब काम करते हैं? जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सही है, या तो जब वो अपनी रिसर्च कर रहे हो किसी खास टॉपिक के ऊपर, जब या उनको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो। प्रॉब्लम, सही, जब भी साइंटिस्ट के पास कोई प्रॉब्लम आएगी या वो अपना रिसर्च वर्क कर रहा होगा तो वही सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड को फॉलो करेगा। साइंटिफिक मेथड कितने स्टेप्स हैं? साइंटिफिक मेथड के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना पड़ता है। आप कोई भी स्टेप बीच में से स्किप नहीं कर सकते वरना फिर काम ही ख़राब हो जाएगा। तो ये जो मेथड है वो स्टार्ट होता है पहले स्टेप से जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन, यानी मुशाहिदा, सही। द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इज ऑब्जर्वेशन। कोई भी साइंटिस्ट है जब भी वो कोई रिसर्च कर रहा है या जब भी वो कोई काम कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो पहले उसको ऑब्जर्व करेगा, पहले गौर फिक्र करेगा, सोचेगा, समझेगा कि मसला क्या है, उसके बाद वो कोई अगली बात करेगा। सिमिलरली जब हमने कार्ल की बात करी तो कार्ल ने पहले ही बचपन से ही 5 साल की उम्र से प्लांट्स को देखा, प्लांट्स के डिफरेंट फीचर्स को स्टडी किया, प्लांट्स के डिफरेंट फीचर्स को देखना शुरू किया, लीव्स कैसे हैं, फ्लावर्स कैसे हैं, फ्रूट्स किस सीज़न में लगेंगे। तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। तो वो जस्ट देख रहा था, उसे पता नहीं था उस वक्त कि ये क्या बात हो रही है, लेकिन जस्ट वो ऑब्जर्व कर रहा था। उसने जब तक उसको स्टडी नहीं किया था कि ये असल तो चीज़ ही कुछ और है, लेकिन जस्ट वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो पहला स्टेप जो है वो इस मेथड का वो ऑब्जर्वेशन ही होता है। ऑब्जर्व करना होता है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी मसले को जो पेश हो उस वक्त। सिमिलरली जब आपने ऑब्ज़र्व कर लिया तो ऑब्ज़र्व करने के बाद जो अगला स्टेप है वो होता है कोई राय कायम करना, यानी एक पॉइंट दे देना, एक वजह दे देना कि भाई हाँ मैंने ये सोचा है और मुझे ये लगता है कि इस मसले का हल ये है या इस मसले की वजह ये है, सही है। तो कोई भी काम, कोई गैस दे देना, गैस कर लेना। कोई सवाल अगर कर रहा है, सवाल अगर आ गया है उसका जवाब सोचेंगे। अगर आपको जवाब नहीं आता तो आपको पर्टिकुलर जवाब नहीं आता, प्रॉपर आंसर आपको नहीं पता है, तो आप कोई गैस करेंगे, ऑप्शंस देंगे, हाँ भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो वो जो आप गैस कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस कहलाता है। ये सारी बात सोचने के बाद अब जो मुझे लगता है कि हाँ भाई इसकी वजह ये हो सकती है या इसका हल ये हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोथेसिस कहेंगे। ये दूसरा स्टेप है साइंटिफिक मेथड का। कोई भी साइंटिस्ट जब काम करता है तो ऑब्जर्व करने के बाद वो अपनी कोई राय कायम करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह ये होगी। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो अब जो उसने सोच लिया, जो उसने राय कायम करी, उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट्स करेगा उसको प्रूफ करने के लिए, सही। तो तीसरा स्टेप क्या है? एक्सपेरिमेंट्स, तजुर्बा करेगा वो बहुत सारे, सही है। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, कुछ थ्योरेटिकली बात सोचेगा कि वो जो बात सोची है उसको चेक करने के लिए, जो अंदाज़ा उसने लगाया है गौर फ़िक्र करने के बाद उसको चेक करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट्स करेगा कि क्या वो जो सोच रहा है वो सही है या गलत, सही। एक्सपेरिमेंट्स के बाद कोई रिजल्ट्स भी आएंगे। रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? या तो वो जो सोच रहा होगा वो सही होगा या फिर वो गलत होगा। तो कंक्लूजन आ जाएगा आपके पास उसके बाद। कंक्लूजन मीन्स रिजल्ट्स। तो इतनी सारी बात उसने करी, इतना सारा काम जो उस बंदे ने किया है उसमें क्या है, सही। तो पहली चीज़, कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी जो बंदा इस फील्ड में काम कर रहा है वो पहले उसको ऑब्जर्व करेगा, गौर व फिक्र करेगा कि मसला क्या है,
और किस तरह उसके क्या वजूहात हैं, क्या उसके हल हो सकते हैं। सेकंड थिंग, वो अंदाज़ा लगाएगा, वो एक गैस करेगा कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह ये है और इसका हल ये हो सकता है। फिर जो उसने सोचा है अपनी बात को चेक करने के लिए कि वो सही भी है या गलत, वो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करेगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेगा और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक कंक्लूजन देगा, एक रिज़ल्ट देगा कि हाँ जो सोच रहा था वो सही था या गलत था। तो ये जो साइंटिफिक मेथड है, इसी मेथड को तमाम साइंटिस्ट या इस फील्ड के लोग जो हैं वो फॉलो करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ उन्हें नहीं करना चाहिए बल्कि हमें भी करना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको इसी स्टेप पर जो है, इन्हीं स्टेप्स पर अगर फॉलो करें तो बहुत आसान है ज़िंदगी। हम करते ये हैं कि हम ऑब्ज़र्व ही नहीं करते और फ़ौरन फैसला सुनाते हैं। तो फैसला नहीं सुनाना चाहिए, फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि पहले तो ऑब्ज़र्व करना चाहिए उस चीज़ को, उस बात को। सारे उसके पॉइंट्स देखने चाहिए, ज़ाहिरी भी और बातनी भी, क्या छुपा हुआ है और क्या सामने है। ये सारी बातें ऑब्ज़र्व करने के बाद अपनी एक बात सोचनी चाहिए कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा। और सोचने पे आपने फैसला नहीं सुना देना, बल्कि सोचने के बाद आपने एक्सपेरिमेंट भी करना है कि क्या जो मुझे लग रहा है वो सही है भी, क्या वो अच्छा भी साबित होगा या नहीं होगा। सिर्फ सोचने पे काम नहीं करना है। साइंस का भी सोचने का नाम तो है, लेकिन उसे प्रूव भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर साइंस सोचना सिखा रही है तो हमें आगे वही सोच डिलीवर करनी है जो यूज़फुल है, कुछ भी डिलीवर नहीं कर देना है। सही। तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, प्रैक्टिकल यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, टेस्टिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो बात सोची जा रही है वो यूज़फुल है, हार्मफुल है, सही है या गलत है। अगर वो सही है तो उसको कंक्लूजन में दे दिया जाएगा, रिज़ल्ट बना दिया जाएगा, रिज़ल्ट जो आएगा। और अगर नहीं तो नहीं। यहाँ होता ये है कि अगर आपका रिज़ल्ट जो कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल सही आ गया है, बिल्कुल ए आ गया है, पॉजिटिव आ गया है, तो उसके बाद जो है उस चीज़ को लॉ बनाया जाता है। लॉ आप उसको सब फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक की 3 लाइट्स होती हैं, ग्रीन, रेड, येलो। ग्रीन पे क्या करते हैं आपको इस तरह पता है, स्टार्ट करते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। येलो पे स्टार्ट करते हैं और रेड पे स्टॉप करते हैं। तो ये लॉ है, लॉ जो सबको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो फिर वो मुजरिम करार दिया जाएगा। अगर कोई ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो नहीं करेगा, सिग्नल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो मुजरिम है। तो ये लॉ हो गया। अगर आप किसी साइंटिस्ट की बात प्रूफ हो गई, वो वेरीफाई भी हो गई है, तो अब उस बात को लॉ बना दिया जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस उस साइंटिस्ट ने रिसर्च इतनी सारी कर ली, ऑब्जर्वेशन कर लिया, एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, अब लास्ट में आकर उसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ गया है, नेगेटिव आ गया है, तो उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको थ्योरी बना दिया जाएगा। हम जो मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ पढ़ते हैं साइंस के अंदर, वो एक्चुअली वही आपके पास रिसर्च वर्क होता है साइंटिस्ट का जो कामयाब नहीं हो सका। तो कामयाबी या नाकामी तो बहुत बाद की बात है, उससे पहले आपने ये 4-5 बातें लाजमी करनी होती है। उसके बाद पता चलेगा कि बंदा कामयाब हुआ या नाकाम हुआ। कामयाब हुए तो वेल एंड गुड, नाकाम भी हुए तो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि वजह तलाश करनी है कि नाकामियों की वजह क्या है, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्शंस। हम डिफरेंट थ्योरीज़ पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं या बायोलॉजी में पढ़ते हैं, किसी भी साइंस में थ्योरीज़ पढ़ाई जाती हैं। बिग बैंग थ्योरी है, या आपके पास कोई बहुत थ्योरी है, या कोई भी थ्योरी रिलेटिविटी है। डिफरेंट टाइप की थ्योरीज़ में क्या होता है कि वो थ्योरी क्यों है, क्योंकि उनमें कोई ना कोई गुंजाइश है। उन साइंटिस्ट ने जो काम किया उनकी सारी बातें सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट है उस बातों के अंदर, उस रिसर्च के अंदर, जो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा। तो दूसरा कोई साइंटिस्ट आके उस पर ऑब्जेक्शन लगा देता है, उसको सही कर देता है। जब भी कोई नई रिसर्च कोई दूसरा साइंटिस्ट स्टार्ट करता है, तो पहले वो अपने ही टॉपिक पर होने वाली पुरानी रिसर्च को स्टडी करेगा, पहले उनको ऑब्जर्व करेगा। तो कहानी कोई सी भी हो, स्टार्ट हमेशा ऑब्जर्वेशन से होगी। कार्ल ने भी जब कोई काम स्टार्ट किया होगा ग्रुपिंग का, तो पहले कार्ल ने दूसरों ने जो ग्रुपिंग की उससे पहले, और वो क्यों फेल हो गए, उनको स्टडी किया होगा। उनकी जो गलतियां थी उनको सही किया होगा ताकि वो कामयाब हो। तो हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी भी सीखना चाहिए कि अगर हमने एक रिसर्च करी और हम फेल हो गए हैं, नेगेटिव रिजल्ट आ गया है हमारा एक्सपेरिमेंट के बाद, तो हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि अपनी गलतियों को ठीक करना है। इट्स ऑल अबाउट साइंटिफिक मेथड। साइंस हमें कभी पीछे हटना नहीं सिखाती, बल्कि आगे बढ़ना सिखाती है, प्रैक्टिस सिखाती है। सही। तो जब आप साइंटिफिक मेथड की बात करेंगे तो आपको ये 4-5 स्टेप लाजमी फॉलो करने होंगे। कोई भी साइंटिस्ट है, भले वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या भले वो कोई रिसर्च वर्क कर रहा है, उसे ये सारे 5 के 5 स्टेप्स फॉलो करने ज़रूरी हैं। सही। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में। अब बारी है आपके होमवर्क और क्लास वर्क की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की सारी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। Okay students, it's your classwork time.
और अब बारी है आपके होमवर्क की।